आप लोगों में टॉपिक लेके आया हूँ नैना समीकरण में। आप लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत है। तो ये चैप्टर वैद्युत रसायन का कक्षा 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, नैनसर्ट समीकरण। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव का संबंध भी कह सकते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच क्या संबंध होता है, उसका क्या समीकरण होता है, उसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार कह सकते हैं नैनसर्ट समीकरण। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। एक चीज़ और कि नैनसर्ट समीकरण समझने से पहले आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में, ऊष्मागतिकी। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले वो ऊष्मागतिकी वाला जो चैप्टर है उसे ज़रूर पढ़िए। आप लोग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऊष्मागतिकी के चैप्टर का जो मतलब करवाया था वीडियो, वो आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उसमें जाके ऊष्मागतिकी का वीडियो देख लीजिए। ये क्लास 10th का 11th का। ठीक है, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में जब तक आप लोग ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक नैनसर्ट समीकरण आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को कोई हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़िए। इससे आप लोगों को नैनसर्ट समीकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नैनसर्ट समीकरण समझने के लिए आप लोगों को क्या है कि इसमें सबसे पहले एक अपक्रिया ली जाती है। माना कि मैंने इसमें सबसे पहले लिख देंगे, माना किसी सेल में क्या होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। माना कि ये सेल हमने जैसे डैनियल सेल आप लोगों को करवाया था, कोई सेल मान लिया, उसमें कौन सी अपक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, माना हमने क्या माना है कि माना किसी सेल में उत्क्रमणीय अपक्रिया हो रही है। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया जैसे हमने मान लिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हमने एक उसमें क्या मानी, एक उत्क्रमणीय अपक्रिया मानी। उत्क्रमणीय अपक्रिया जानते हो आप लोग, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, ये होती है हमारी उत्क्रमणीय। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि कैपिटल ए कैपिटल बी तो अभिकारक है और कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे हमने पहले भी आप लोगों को समझाया है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, ये अभिकारक है, और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है। ये स्मॉल ए स्मॉल सी हमने बताया था, ये रस समीकरणीय गुणांक होते हैं, जिससे कि जैसे एक हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे N2 + H2, इस अभिक्रिया को जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, NH2। तो जो अभिकारक ये उत्पाद है। ठीक है, इसमें ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कौन कौन अभिक्रिया, इसमें कैपिटल डी नहीं है। कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जो कैपिटल डी नहीं होता है। ठीक है, मतलब डी नहीं होती है, सी अकेले में हो जाता है, किसी में डी होता है, ई होता है, एफ होता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि N2 और H2 जब उसने रिएक्शन की क्या बना, NH3 उत्पाद बनेगा। अब इससे संतुलन जब करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3। तो ये इसमें एक स्मॉल ए मानेंगे, इसी कैपिटल ए मानेंगे, इसमें स्मॉल बी मानेंगे, ये कैपिटल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, ये कैपिटल सी हो गया। अब समझ में आ गया आप लोगों को रस समीकरणीय गुणांक क्या होते हैं। अब आप लोगों को यहाँ समझना है, अब यहाँ पे लिखना है आप लोगों को ऊष्मागतिकी के नियम से, ऊष्मागतिकी के नियम से। अब हमने जैसे आप लोगों को कहा था कि कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले उसे पढ़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, कक्षा 11 रसायन विज्ञान का ऊष्मागतिकी। इसके अनुसार क्या होता है कि जो पूर्णांक होता है Q बराबर उत्पाद कैपिटल सी और कैपिटल डी अपॉन होता है अभिकारक। इसमें जो गुणांक दिए जाते हैं रस समीकरण में वो घात के रूप में आ जाते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब समझ में आ गई, ये ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। अब ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने गिब्स ऊर्जा वाला। तो इसमें हम लिखेंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln की। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है ऊष्मागतिकी। तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सबसे पहले नैनसर्ट समीकरण सीखने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ऊष्मागतिकी। वैसे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप लोग
अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखे ऊष्मागतिकी वाला, तब आप लोगों को नैनसेट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक तरीके से समझाऊं और बहुत ही स्लो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही धीमे तरीके से। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिए और इस समीकरण को आप लोग अगर नोट बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। नोटबुक लेके इसे सबसे पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं। अब इसमें जैसे मैंने एक समीकरण लिखा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RTL, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समीकरण में आप लोगों को बता देता हूँ कि डेल्टा जी क्या है। डेल्टा जी हमारा है गिब्स ऊर्जा। इसमें भी हमें आप लोगों को कोई हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊष्मागतिकी। मैं इतना बता देता हूँ, गिब्स ऊर्जा क्या होती है, किसी पदार्थ में उपस्थित हुआ अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो किसी चीज़ को काम करने के लिए उपलब्ध होती है, इसे हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। अब इसमें डेल्टा जीरो नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट होता है मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। क्या होती है बच्चों, मानक गिब्स ऊर्जा। मानक मतलब मानक स्थिति में 298 या 25 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन पे, मतलब उसे बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, मानक परिस्थितियों में। और तो पता है आप लोगों को गैसीय नियतांक होता है, गैसीय नियतांक, ठीक है। और T क्या है, ये ताप है, परम ताप बोलते हैं इसे हम। अब LNQ क्या है, LNQ मतलब होता है बेटा, सब लोग सुनिए ध्यान से। LNQ मतलब, अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के स्टूडेंटों को इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। LNQ मतलब होता है लॉग। जैसे लॉग के जो होते हैं, लॉग में 2 बेस होते हैं, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। लॉग जो होता है, लॉग में 2 प्रकार के बेस आते हैं। एक तो log 10 होता है, जैसे log 10x होता है, एक log 10ex होता है। लॉग में 2 बेस होते हैं, 10 होता है e। log 10x को तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं log x, ठीक है। और log ex को हम लिखते हैं ln, ठीक। बात समझ में आ गई। तो log e से हम log 10 में जब बदलते हैं तो आगे बताएंगे। तो ये क्या है, log e q है। log की पावर कितनी, बेस कितना है, log e है, ठीक है। अब समझ में आ गया ln q क्या है, log है, इसे शॉर्ट में लिख दिया। अब एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। डेल्टा गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस के NFE। ई मतलब होता है, ये बता दें क्या है। और डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के NFE नॉट। ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसमें क्या है कि n होती है हमारी, सबसे पहले समझो सेल में हमने क्या बताया था। सेल में जैसे हम डैनियल सेल में आप लोगों को समझाया था कि जिंक से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे, कॉपर में जा रहे थे, कॉपर की सेल में। तो जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो n वही है, n क्या है, n है इलेक्ट्रॉन स्थानांतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F क्या है, F होता है फैराडे नियतांक, ठीक है। आप लोग समझ जाना, स्थानांतरित थोड़ा वैसे लिखा है, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक बराबर क्या होता है, एक फैराडे नियतांक बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है बच्चों, 96,500 कूलाम। और E क्या है, E हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, सेल विभव भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है बच्चों। और E नॉट तो आप लोगों को पता ही है। E नॉट क्या है, E नॉट है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, समीकरण 2 और 3 का जो मान है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का, मतलब गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा का, इन दोनों का मान किस में रखना है, समीकरण कहते हैं। हाँ, लिख देते हैं हम समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब जब रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के NFE बराबर माइनस के NFE नॉट प्लस RT अपॉन LNQ, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस NF का भाग देने पर भाग लेंगे, ठीक है। बस आप लोग इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन है इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, या इसे नैनसेट समीकरण भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसमें NF का जब भाग देंगे तो माइनस का NFE अपॉन NF
माइनस एन एफ ई नॉट अपॉन माइनस के एन एफ प्लस के आर टी अपॉन एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। ये माइनस एन एफ कट गए, ये भी कट गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई बराबर बचेगा हमारा ई नॉट माइनस के आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू लॉग क्यू। ठीक है, ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में ये संबंध होता है। क्या लिखेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होता है, इसे बोलते हैं नेनसेट समीकरण। क्या बोलते हैं, नेनसेट समीकरण। ये क्या होता है बच्चों, हमारा यही होता है हमारा नेनसेट समीकरण। ई बराबर ई जीरो या ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एल एन की बताया क्या, ये इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, और क्या है गैसीय नियतांक, ये परम ताप, ये क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फैराडे नियतांक, ये लॉग ई क्यू। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लो, लॉग अगर लॉग ई से लॉग 10 में चेंज करना है, क्योंकि लॉग ई का मान तो पता नहीं होता है, लॉग 10 का मान निकालते हैं, तो लॉग ई से हमें लॉग 10 में जब बदल जाता है 2.303 लॉग 10 क्यू, मतलब 2.303 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम जब इसको लॉग 10 में बदलेंगे तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 अपॉन आर टी एन एफ अपॉन लॉग 10 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से समझना है आप लोगों को। और एक चीज़ और याद रखो, आप लोगों को सबसे पहले इस डेरिवेशन को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं समझेंगे, तब तक वैद्युत रसायन से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आई होप आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करें कि ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़िए। आप लोग ऊष्मागतिकी के अलावा वैद्युत रसायन के जितने पहले मैंने लेक्चर दे चुका हूँ, उन सारी लेक्चरों को आप लोगों को अच्छे से समझना है। और इस वजह से इसके बाद आप लोगों को समझना है नेनसेट समीकरण, और नेनसेट समीकरण समझने के बाद मैं आप लोगों को करवाऊँगा इसके न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं वैद्युत रसायन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, और बने रहिए श्रम सर क्लासेस में। और एक चीज़ और आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो पूरा देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा देखेंगे, स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आप लोग अच्छे से फ्यूचर आप बनाएंगे, तभी तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, अच्छी से मतलब नौकरी लगेगी, इससे अच्छी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अपनी जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।